दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा फरवरी मार्च 2024 तक मुकम्मल करे, बसूरत दीगर $18 बिलियन पेनल्टी के लिए तैयार रहे। और ये सब रूस कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते। आप आने की बात ये, जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना। वी आर, हमारे बड़े सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं भाई। अपना दुश्मन को पहचानो, तुम खुद अपने दुश्मन हो। बिल्कुल। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत जो रशिया से अब ऑयल खरीद रहा था, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन खूब गर्मा गर्मी देखने को मिलती थी। और जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया आए दिन कह रहा था कि भारत अमेरिका से बिना डरे हुए रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है, लेकिन हम नहीं खरीद पा रहे। और इसी के चक्कर में इमरान खान भी कह रहा था कि मैंने इसी चक्कर में अपनी पीएम पद की कुर्सी गंवाई थी, क्योंकि इमरान खान जब रशिया के दौरे पर गया था और उसके बाद आते ही उसकी वहाँ से छुट्टी हो गई थी, तो इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका के कहने पर मुझे यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी ने दफ़ा किया है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान भी रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने को जा रहा है, लेकिन उसके चलते हुए अब ईरान ने पाकिस्तान पर एक काफ़ी बड़ा दावा बोल दिया है। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए यह एक काफ़ी बड़ी मुसीबत होगी। दोस्तों, एक पाइपलाइन थी, उसको ईरान ने कहा है कि अगर 2023 तक पाकिस्तान उसको तैयार नहीं करता है तो ईरान को $18 बिलियन उनको भरजाने के रूप में भुगतने होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह मांग तांग कर आज भी गुजारा कर रहा है, पाकिस्तानियों के पास गेहूँ खरीदने तक के पैसे है नहीं, सब्जियाँ और फल कराची पोर्ट पर किस तरह सड़ रहे हैं, तो ऐसे में यह हरजाना, ईरान को इतना बड़ा हरजाना कहाँ से दे पाएंगे। तो यह पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरह से बिलबिला रहा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको एक लेटेस्ट वीडियो। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इन ग्रुप्स की इस्तेदाद इतनी है, इनके पास ये जो जिसको ये इस्तेशादी अमलियात कहते हैं, इनके पास ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मार्टिरडम ऑपरेशंस करते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों का पैटर्न एक है। इसका मतलब है कि दोनों अतराफ इनके विंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, काबुल में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, और उनका मेन मकसद ये है कि यहाँ अफरा तफरी हो। और ये जो इवन अगर कोई सोचता भी है मामले को हम अमन के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए सेटल करें, तो वो उसकी सोच भी जो है वो भी नाकाम हो जाए। अच्छा, इससे एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा दुश्मन भी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का ही दुश्मन है? जफर हिलाली साहब, सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं। जफर साहब, आप कुछ कहना चाहें अगर इस बारे में? देखिए, नहीं, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक चीज़ और, एक फैक्टर और है, और वो है पैसा। पैसा तो इनको कमाना होता है ना, इनको रहना होता है। तो शायद अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने ठीक आइडेंटिफाई किया है कौन है हमारे दुश्मन इस वक्त, टीटीपी, दाइश, आइसिस, रॉ। अब रॉ का भी हमें पता है कि वो भी फंड करते हैं टीटीपी को, कर BLA को करते हैं और बलोच ग्रुप्स को करते हैं, तो इनको भी करेंगे। क्यों करते हैं? इनके पास पैसे हैं, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। और ये जो ग्रुप है अरार का, एक है खुरासानी का जो ग्रुप है, इनका जो मोडस प्रैक्टिस है, मोडस ऑपरेंडाई है, वो यही है ना। उन्होंने जाके चारसादा, मोमन, लाहौर, कराची, इन्होंने सब ये वाक़या किए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग इधर हुई है। तो अगर वो खुद कहते हैं कि हमने ये किया है, और इनका क्या कहते हैं, फुट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मुख्त इस एक लगता है, तो मेरे ख्याल में मान जाएं कि इन्होंने शायद किया हो। अब किसके लिए? अब उनको किधर है वो अफगानिस्तान में? उनको कौन पनाह देता है? टीटीए उनको पनाह देती है, वो खुद मानते हैं। तो फिर कभी कभी द सिंपलेस्ट आंसर इज द ट्रूएस्ट आंसर। ये जो अहम बात है, ये बड़ी अच्छी बात की हिलाली साहब ने। सर पड़ेगा, महंगाई का ग्राफ कहाँ पहुंचता नजर आ रहा है आपको? भाई, ये तो हमने जो इनको कहा है, ये तो तबाही का मसला है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। आई मीन, इस वक्त आपका हालात क्या है, एक मिनट ये तो देख लें ना। इस वक्त 150,000 स्पिनिंग यूनिट्स आउट ऑफ सर्विस हैं।
आपका कस्टम्स वाले जो हैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 5,700 कंटेनर फंसे हुए हैं। इंडस्ट्री सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। आपके परमानेंटली क्लोज डाउन हो रहे हैं आपके मिल्स और कुछ टेम्परेरीली क्लोज डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास 3.5 अरब रुपया है और आपके 3 चीजें की जो जरूरत है वो उन सबको मीट ही नहीं कर सकता 10 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा मैक्सिमम। वो क्या है? फ्यूल है, फर्टिलाइजर है और खाना है। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में हैं। इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं क्या कह सकता हूं? रूस में रूसी क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए मुआहिदे पर दस्तखत के एक हफ्ते बाद रूसी वजीर खारजा ने मॉस्को में अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यकीन दहानी कराई है कि रूस पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा फरवरी मार्च 2024 तक मुकम्मल करे, बसूरत दीगर $18 बिलियन पेनल्टी के लिए तैयार रहे। और ये सब रूस के बजाय ईरान से तेल और गैस का हुसूल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर और आसान नहीं है? भारत भी तो पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदता रहा है। देखिए सिर्फ अमेरिकी दबाव, सिर्फ अमेरिकी प्रेशर, अगर हम उनसे ले लेंगे अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा। ओ भाई, इंडिया अमेरिका को निगेट करके सी के रास्ते, यानी आप अंदाजा करें कि जहाज के जरिए बॉम्बे की एयरपोर्ट और बंदर अब्बास से वो उनसे तेल खरीदता रहा है। हमारा हमने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना है, हम नहीं खरीदते। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, रूस से तेल की खरीदारी हमारी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कितनी काफ़ी होगी? रूस यूक्रेन जंग और रूस के मगरब के साथ ताल्लुकात को अगर नज़र में रखा जाए तो तवानाई के इस सोर्स पर हम कितना इन्हिसार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते और बड़ा गलत होगा अगर हम समझें कि ये अफगानिस्तान के थ्रू रूस का तेल बाय रोड आ सकेगा। ये तो हॉस्टेज हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस का। जब वो चाहें रोक दें, जब वो रोकेंगे कीमतें इधर बढ़ जाएंगे, लोग शोर मचाने लग जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ईरान के साथ जब आपके पास हिम्मत नहीं है तो इतना दूर क्यों जा रहे हैं आप रूस के साथ करने? इसलिए अमेरिका आपको इजाजत दे रहा है। भाई यू हैव नो गट्स। अमेरिका नो एग्जिट टू पाकिस्तान एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है खरीदो इनको, लड़ना क्या है इनसे, इनका तरीका है खरीदो इनको। वो बुक में नहीं है मगर मैं सोच रहा था वो ब्राइडल जो है राइडल, ब्रूस राइडल जो क्लिंटन का एडवाइजर है, जी जी, वो तो कहते हैं ना, पता नहीं एक कौन था, वो कहता है दे विल सेल एनीबॉडी फॉर मनी। ये अटॉर्नी जनरल माफ करिए, जब ये हालात आपकी हो गई है कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते, आप अपने हमसाया जिधर तेल का समंदर है उससे आप तेल नहीं खरीदते, मगर आप समंदर पार होके जाते हैं किसी और जगह तेल खरीदना, और आप पे हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्या अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर ट्रेड को हम कह सकते हैं? आई मीन देखिए, कहने की बात ये जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना। स्कूल में हम लोग जब होते थे, मुझे पता होता था कि पहले दिन अगर एक बड़े आदमी को आप जाके खूब मारें, वो कहेगा पिट भी गया मगर देखो बड़ा दिलेर लड़का है ये, इससे ये मत टक्कर मत लो, ही डजंट फियर, ही इज फियरलेस। बिल्कुल, मगर कुछ नहीं। अब ये देखिए, इन्होंने बैरिस्टर सैफ ने कहा, इनकी पॉलिसी क्या है टीटीपी के? ना एंगेजमेंट है, ना किनेटिक एक्शन है। देयर इज नो पॉलिसी। वी आर, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं भाई।
अपना दुश्मन को पहचानो, तुम खुद अपने दुश्मन हो। बिल्कुल ठीक है। एक दफे वो पहचान लो तो फिर तुम बेहतरी करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया लाली साहब। अच्छा, और ये साहब आपको क्या लगता है कि हम रूस से मिलने वाले तेल पर डिपेंड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? बिल्कुल गलत पॉलिसी है। लाली साहब ने इतनी अच्छी बात की है। आज से तकरीबन को 10 साल पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गया, मैं स्टाफ कॉलेज विजिट कर रहा था, तो हमारे लोग बेवकूफ़ों के आईजी हैं, बेवकूफ़ी से कुछ सीखे आके। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, और प्रोजेक्ट ये था कि हम तापी गैस से ना हम गैस लेके आएंगे। अच्छा। और उसके ऊपर पता नहीं कितने करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ था। एक बंदे ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी, पूरा सर्वे, एरियल सर्वे कर करा के, यहाँ से पाइपलाइन गुजरेगा, यहाँ से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी, यहाँ ये होगा, यहाँ बूस्टर स्टेशन लगेंगे, पता नहीं कितने करोड़ रुपया उसको पेमेंट कर दी थी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये तुर्कमानिस्तान के रास्ते में अफगानिस्तान आता है, वहां अमन तुम्हारा बाप कायम करेगा? वो तो वहां तो लड़ाई हो रही है, और तुमने यहां से कितने करोड़ रुपया उसकी फिजिबिलिटी को दे दिया। यही हालत जो है इसकी है। आप देखें, वो जो रूस से तेल आएगा, वो तेल 2-3 रास्ते से आ सकता है। अफगानिस्तान से पहले वो ताजिकिस्तान के इलाके से गुजरेगा, या फिर उज्बेकिस्तान से गुजरेगा। ताजिकिस्तान में कोलाब से रास्ते में ट्रेन जाती है, वो तो दुशंबे वाली, वहां से गुजर सकता है। एक बात तो ठीक है, ठीक, या बहुत ज्यादा हो सकता है अब चाइना की तरफ से, अब वो खान कॉरिडोर वाला रास्ता भी है। लेकिन क्या ताजिकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात इतने कॉर्डियल हैं? यही वो तो देखा होगा दोस्तों, अब इनके पास पाइपलाइन तो क्या, अब इनके पास आटा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो ऐसे में ये पाइपलाइन कहाँ से तैयार करेंगे? और दोस्तों उसी का हर्जाना अब ईरान पाकिस्तानियों से मांग रहा है। तो अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना है, और आगे आने वाले 6 महीनों में दोस्तों पाकिस्तान को $14 बिलियन से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों का कर्ज भी पे करना है। और पाकिस्तान के पास अब 1-2 मिलियन के लिए भी किस तरह की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से इसी तरह का एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट एंटरटेनमेंट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।